वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फोर्थ सेमेस्टर में संस्कृत साहित्य में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी संस्कृत साहित्य का लिखित मॉडल पेपर करवा दीजिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय जैसे कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इस समय इन तीन विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो है एकदम से, जैसे जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय की तो परीक्षाएं हो रही हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसको भी मैं आपके यूट्यूब चैनल पर, यानी बीए के लेकर यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर मैं अपलोड करूँगा। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे कि जो वीर बहादुर का होगा वो भी अपलोड करूंगा और जो राम मनोहर लोहिया का होगा वो भी अपलोड करूंगा। अब जैसे जैसे और तीनों का जो पैटर्न है परीक्षा का लगभग लिखित टाइप का होने वाला है। लगभग एक ही जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और लिखित टाइप की परीक्षा होगी। तो इससे क्या होगा कि एक विश्वविद्यालय में पूछे गए प्रश्न आपके विश्वविद्यालय में भी आ सकते हैं। आपको एक नमूना मिल जाएगा पहले से कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे ही पेपर होते हैं। राम मनोहर लोहिया में एक बात और मैं आपको बता दूं कि उसमें 2 घंटे का पेपर होने वाला है आपका, और दोनों विश्वविद्यालय से कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की, उसमें 3-3 घंटे का होगा। तो मैं 3 घंटे के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोग जो है 2 घंटों में पूछा जाएगा तो शब्द सीमा जो होगी वो कम कर दी जाएगी। जैसे कि लघुत्तरीय प्रश्नों को जहाँ 200 शब्दों में आपको लिखना होता है, वहीं पर उसकी शब्द सीमा 150 शब्द कर दी जाएगी। जहाँ पर 5 प्रश्न करने होते वहाँ पर 4 या 3 प्रश्न आपको करने होंगे। इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की समय से मतलब की जो शब्द सीमा है 450 शब्द या 400 शब्द कर देंगे। तो ऐसे कुछ पैटर्न करके दिया जाता है। तो 2 घंटे की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि संस्कृत साहित्य में आपको पढ़ना क्या होता है बीए चतुर्थ सेमेस्टर में। तो जब आप बीए चतुर्थ सेमेस्टर में होते हैं तो संस्कृत काव्य शास्त्र के बारे में आपको जानना होता है और संस्कृत लेखन कौशल के बारे में। किसके बारे में भैया? जब आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में यानी बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको काव्य शास्त्र और संस्कृत काव्य या संस्कृत लेखन कौशल के बारे में जानना होता है। तो कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं लिखित टाइप में? अच्छा, लिखित टाइप का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लेकिन संस्कृत में 1-2 टाइप के प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, एक श्लोक दे देगा, उसकी व्याख्या भी आपको, चूंकि जो आचार्य विश्वनाथ है उनकी रचना है, उनकी रचना एक है, क्या बोलते हैं, उनकी रचना बड़ी फेमस रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो उस रचना से प्रश्न आपके जो है उसमें पूछे जाते रहे हैं। उनकी रचना कौन सी? आचार्य विश्वनाथ की बड़ी फेमस रचना है साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण जो रचना है आचार्य विश्वनाथ की, उससे रिलेटेड कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ से 1-2 श्लोकों की व्याख्या भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसमें जैसे कुछ अलंकार और कुछ छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्र। तो अलंकार कुछ दिए जाते हैं और उनका लक्षण और उसके उदाहरण पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आपसे छंद दिए जाते हैं और छंद के लक्षण ये पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है, छंदों के बारे में पूछा जाता है। तो इन समस्त टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक टाइप का प्रश्न और आता है, जैसे कि यहाँ पर संस्कृत में ही आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है। ये प्रश्न भी 1-8 प्रश्न आपको लिखित टाइप की परीक्षा में देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक प्रकार से एक 8 निबंध आता है। तो निबंध भी संस्कृत में छोटा मोटा निबंध, जैसे दीपावली पर निबंध हो गया, महात्मा गांधी पर निबंध हो गया, अहिंसा परमो धर्मा पर निबंध हो गया, जननी जन्मभूमिस्थ च स्वर्गादपि गरीयसी इसी पर निबंध हो गया। तो अभी हम सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूर्ण वीडियो होगा संस्कृत साहित्य का, जिसके अंतर्गत हर एक टाइप के प्रश्न होंगे और उन पर चर्चा करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी का साथ चाहिए, बस आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए मॉडल पेपर को बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग महत्व को समझें और अंत तक जुड़े रहें। चलिए, बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर 2023 मॉडल पेपर है संस्कृत का, काव्य शास्त्र एवं संस्कृत लेखन कौशल आपको पढ़ना है। एक बार मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी आप बीए फोर्थ सेमेस्टर से 5th में जाएंगे या 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो मैं आपके साथ तब भी जुड़ा रहूँगा। ठीक है, और आगे भी आपका साथ में देने का प्रयास पूरा करूँगा। तो आप सभी लोग जो है, ये चैनल पूर्ण रूप से बीए से रिलेटेड समर्थित है, मतलब बीए के छात्र छात्राओं के लिए ही यह चैनल बनाया गया। आपको बता दूं, बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, टीचर गण हैं, वो सब कहते हैं कि सर जी आप जो है क्यों नहीं कंपटीशन को पढ़ाते या फिर ये नहीं पढ़ाते, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूं, चूंकि बीए वालों ने मुझे एक प्रकार से
थोड़ी बहुत सम्मान दिया है, मतलब कि जो सम्मान दिया है यूट्यूब पर हमको, उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैं कभी भी एक प्रकार से आपके लिए मतलब बीए को मैं कभी भी छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। तो बस आप लोगों का इसी प्रकार से साथ बना रहेगा तो मैं आपके लिए ही संपूर्ण जीवन अपना समर्पित कर दूंगा। देखिए सभी प्रश्न, देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। खंड आ से 50 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। तो अलग अलग विश्वविद्यालय में आपका पैटर्न अलग अलग हो सकता है, जैसे कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। राम मनोहर लोहिया में अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय तीनों पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में इससे पहले जब 2 घंटे की परीक्षा होती थी राम मनोहर लोहिया की और 3 घंटे की परीक्षा होती थी पहले, और अब तो 2 घंटे की हो गई है। तो पहले सेम पैटर्न होता था राम मनोहर लोहिया का, यही वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का यही सेम पैटर्न है। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का भी यही पैटर्न था, ठीक है। और अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा नहीं हुई है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भुजंग प्रयात छंद की परिभाषा लिखिए। भुजंग प्रयात छंद क्या होता है भाई? भुजंग प्रयात छंद की बात की जाए तो भुजंग प्रयात जो छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में आप देखिएगा, मतलब कि इसके चरणों में 4 यगण होते हैं। कितने यगण होते हैं भैया? इसके जो है 4 चरण होते हैं, सबसे पहले जानिए। और मतलब कि 4 यगण होते हैं भुजंग प्रयात छंद में। कितने यगण होते हैं? 4 यगण होते हैं भैया। कितने यगण होते हैं? आप ध्यान रखिएगा, 4 यगण आप लिखिएगा। जिसके चरणों में 4 यगण हो उसको भुजंग प्रयात नामक छंद कहते हैं या भुजंग प्रयात छंद कहते हैं। तो यानी 4 यगण वाला जो छंद होता है जिसमें 4 यगण होते हैं उसको हम भुजंग प्रयात कहते हैं। और इसके प्रत्येक चरणों में 12 और संपूर्ण छंद में अगर देखिएगा तो 48 वर्ण मिलेंगे। तो इसके एक चरण में देखिए पूरे के पूरे चरण में इसके कितने यगण होते हैं? 4 यगण होते हैं। और आपको बता दूं कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो भुजंग प्रयात छंद है इसके प्रत्येक लाइन में या प्रत्येक चरण में आप देखिएगा प्रत्येक चरण में 12 वर्ण आपको मिलेंगे और संपूर्ण छंद में आपको 48 वर्ण मिलेंगे, यानी 12 चौको 48। समझ रहे हैं ना? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यानी 4 एक प्रकार से चरण होते हैं इसमें। और चारों चरणों में आप देखिएगा 4 यगण होते हैं। आपको बता दूं एक वर्ण में मतलब कि 48 वर्ण कुल मिलाकर के होते हैं, एक चरण में आपके 12 वर्ण होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। भुजंग प्रयात छंद के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। भुजंग प्रयात छंद ये है, ठीक है। और भी छंद के बारे में पूछेगा, लेकिन जो भी मैंने यहाँ पर रखा है उसी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और भी अगर आप कहेंगे तो मैं एक आध वीडियो और बनाने का प्रयास करूँगा। हालांकि अब तो पेपर आपका निकट आ चुका है तो आप लोग देखिएगा। बाकी मैं आज के वीडियो के माध्यम से ही इतना आपको बता दूंगा कि आप बहुत कुछ जान पाएंगे। इससे पहले एक मॉडल पेपर और दिए हैं हम, उसको भी देख लीजिएगा और चैप्टर नंबर 1 आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 50 शब्दी हो गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दंडी एवं भामा का परिचय दीजिए। दंडी कौन थे भैया? तो दंडी की अगर बात की जाए तो आचार्य थे दंडी, संस्कृत काव्य शास्त्र से रिलेटेड हैं दंडी। और इनके जीवन काल के बारे में पता चलता है कि ये 550 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी के बीच में इनका जन्म हुआ था। और ये संस्कृत भाषा के महान ज्ञाता थे दंडी, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। एक रचना है काव्यादर्श, बड़ी फेमस रचना है दंडी की काव्यादर्श रचना। और दूसरी रचना इनकी है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरित और काव्यादर्श, ये 2 रचनाएं दंडी की बड़ी फेमस रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा। दंडी कौन है? दंडी संस्कृत काव्य शास्त्र के बड़े जबरदस्त विद्वान हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। अलंकार शास्त्र से रिलेशन रखते हैं। काव्यादर्श नामक रचना लिखते हैं। 10 कुमार चरितम भी इनकी रचना है। 550 या 560 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है। तो इस प्रकार से दंडी के बारे में इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा परिचय ही आपको बताना है। आचार्य भामा, भामा कौन है भैया? तो भामा जो है ये अलंकार शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय जो है उसके प्रणेता आचार्य भामा ही हैं। और आपको बता दूं भामा की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा, भामा के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया भी है, ठीक है। भामा के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया भी है, चूँकि भामा जो है वो अलंकार शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई कुल मिलाकर के 6 संप्रदाय संस्कृत में हुए हैं काव्य शास्त्र में। 6 संप्रदाय कौन कौन से हुए हैं? पहला रस संप्रदाय है, आचार्य भरत मुनि उसके प्रणेता हैं। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, उसके प्रणेता हैं आचार्य भामा।
तीसरा संप्रदाय है रीति संप्रदाय, जिसके प्रणेता आचार्य हैं वामन। ठीक है, चौथा जो आपका है उसका नाम है ध्वनि संप्रदाय, उसके प्रणेता आचार्य हैं आनंदवर्धन। इसके अलावा वक्रोक्ति संप्रदाय है, उसके प्रणेता आचार्य हैं कुंतक, और औचित्य संप्रदाय है, उसके प्रणेता आचार्य है क्षेमेंद्र। कुल मिलाकर के भरत मुनि से लेकर के पंडित जगन्नाथ तक आप देखिएगा लगभग 1500 वर्ष तक का जो एक प्रकार संस्कृत काव्य शास्त्र का जो इतिहास रहा है, उसमें पंडित जगन्नाथ सबसे लास्ट में आप देखिएगा और भरत मुनि सबसे पहले। तो भरत मुनि रस सिद्धांत को देते हुए और एक प्रकार से बड़ी अच्छी रचना लिखते हैं, उनकी रचना का नाम है नाट्यशास्त्र। तो कुल मिलाकर के 6 संप्रदाय हैं, लगभग 1500 वर्षों का इतिहास है, और उसी काव्य शास्त्र को आपको संस्कृत में पढ़ना होता है। हालांकि संस्कृत काव्य शास्त्र से हिंदी के काव्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई और हिंदी के जो नियम कायदे हैं, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, ठीक है, ये सब एक प्रकार से काव्य रीतियाँ, ये सब कहीं ना कहीं पे संस्कृत से ही रिलेटेड हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, भामा का एक ग्रंथ है काव्य अलंकार, जो कि 6 भागों में बटा हुआ है। दंडी का जो मैंने रचना बताई थी काव्यादर्श, वो 4 भागों में बटी हुई है। तो इस प्रकार से जो आचार्य भामा है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। भामा की बात की जाए तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय जो बताया है वो 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया है कि भाई 6वीं शताब्दी के एक प्रकार से बाद में इनका जन्म हुआ। और भामा का समय खास करके आप देखिएगा, भामा के बारे में कहा जाता है कि ये कश्मीर के निवासी थे। इनके पिताजी का नाम जो है राकृत गोविंद था, और सबसे पहले भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त करके एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में या स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में अलंकार शास्त्र को प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान है ये। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मैंने आपको बताया था। अच्छा, कहीं कहीं पर इनके पिताजी का नाम जो है रक्रिल गोमी मिलता है, रक्रिल गोमिन। तो रक्रिल गोमिन या फिर रकृत गोविंद, ठीक है, चाहे जो भी मिले आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, भामा का जो काव्य अलंकार ग्रंथ है, इसको भामा अलंकार भी कहा जाता है, और आपको बता दूं 6 परिच्छेदों में बटा हुआ है। कुल मिलाकर के 400 श्लोक भामा के जो काव्य अलंकार रचना उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो भामा अलंकारवाद के समर्थक थे, वक्रोक्ति को सब अलंकारों का मूल मानते हैं। काव्य लक्षण जो है सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत करा, और 10 काव्य लक्षणों के स्थान, मतलब कि 10 काव्य गुणों के स्थान पर 3 काव्य गुणों की बात जो है वो सबसे पहले आचार्य भामा ही करते हैं। आपको बता दूं, ये शब्दार्थों सहितो काव्यम नाम का एक प्रकार से वाक्य जो दिया है उन्होंने ही दिया है। आचार्य भामा ने क्या कहा, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी शब्द तथा अर्थ दोनों काव्य में होने चाहिए। ठीक है, और भरत मुनि जो एक प्रकार से जब 10 गुण बताते हैं काव्य में, तो मात्र 3 गुण बताते हैं आचार्य भामा। और आपको बता दूं, भामा के अनुसार 3 गुण होते हैं, एक होता है माधुर्य गुण, एक होता है ओज गुण, और एक होता है प्रसाद गुण। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। और वक्रोक्ति के मतलब वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानते हैं आचार्य भामा। 10 प्रकार के काव्य दोषों का विवेचन भी भामा करते हैं। रीति को ये नहीं मानते हैं काव्य गुणों का विवेचन करते समय। ठीक, तो कुल मिलाकर के भामा के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, दंडी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो आपसे अति लघुत्तरी कहीं पर भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न 3रा नंबर, आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य कुंतक, इनके बारे में बताएं भाई। आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य कुंतक। तो आचार्य आनंदवर्धन की बात की जाए तो आनंदवर्धन जो थे वो राजा, मतलब कश्मीर के राजा थे अवंती वर्मा, उनके सभा पंडित हुआ करते थे। और आनंदवर्धन का जीवन काल जो है लगभग आप देखिएगा 9वीं शताब्दी का जो मध्य भाग रहा है या मध्यकाल रहा है 9वीं शताब्दी का माना जाता है। और आपको बता दूं, आनंदवर्धन जो है ये ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। इनकी रचना बड़ी फेमस है, ध्वन्यालोक, आपको पता होगा। और ध्वन्यालोक जो है एक प्रकार से ये 4 उद्योगों में, उद्योग मतलब अध्याय, तो 4 अध्यायों में बटी हुई रचना है ये जो ध्वन्यालोक रचना है। और आप देखिएगा 117 कारिकाएँ हैं इसमें। कारिका मतलब जैसे श्लोक होता है, सूत्र होते हैं, वैसे ही कारिका होती है। तो 117 कारिकाएँ हैं। काव्य शास्त्रीय आचार्यों में आप देखिएगा आनंदवर्धन एक युगांतकारी आचार्य हैं और ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं आनंदवर्धन। और इन्होंने रस को ध्वनि का भी, मतलब कि ध्वनि का भेद माना है कि रस जो होता है वो ध्वनि का ही एक भेद होता है। लेकिन इन्होंने रस ध्वनि के प्रति अन्य ध्वनि भेदों की अपेक्षा इन्होंने अधिक समादर प्रकट किया है। तो कुल मिलाकर के आनंदवर्धन जो हैं ये एक प्रकार से ध्वनि संप्रदाय से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला आपको दिया गया आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक की अगर बात की जाए तो कुंतक भी कश्मीर के ही निवासी थे। अधिकतर जो काव्य शास्त्री हैं वो कश्मीर के ही निवासी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आचार्य कुंतक जो है ये अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं।
और आपको बता दूं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य कुंतक जो हैं वो किसके भाई, ये अलंकार शास्त्र के नहीं, ये एक प्रकार से वक्रोक्ति संप्रदाय से रिलेशन रखते हैं। किस संप्रदाय से भैया, वक्रोक्ति जो है आचार्य भामा जो हैं वो अलंकार संप्रदाय से रिलेशन रखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आचार्य कुंतक की अगर बात की जाए तो कुंतक जो थे ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, कश्मीर के निवासी थे। और इनका समय जो है लगभग आप देखते हैं 10वीं शताब्दी का अंत, मतलब लगभग आप 990 के आसपास, या लगभग मतलब कि 990 से बाद में आप देखिएगा 10वीं शताब्दी, एकादश शताब्दी जो लग जाती है उसमें तक एक प्रकार से, यानी कि लगभग 1110 के आसपास या 990 से लेकर के 1100 मतलब कि 1010 तक का जो ईस्वी है, इसी के बीच में इनका जन्म होता है। ये सब एक प्रकार से, अच्छा इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम, बड़ी फेमस रचना है वक्रोक्ति जीवितम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है कि इसकी आचार्य कुंतक की रचना कौन सी है, वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना है। और ख़ास करके ये अधूरी उपलब्ध है, पूरी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें 4 उन्मेष हैं, ये बात ध्यान रखें, जैसे कि कांड होते हैं, उद्योग होते हैं, इसी परिच्छेद होते हैं, इसी प्रकार से उन्मेष भी होता है, ठीक है। तो उन्मेष जो है 4 उन्मेषों में जो वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है वो बटा हुआ है। और प्रतिभा संपन्न आचार्य हैं कुंतक, वक्रोक्ति को काव्य का जीवित स्वरूप स्वीकार करते हैं और सबसे पहले अलंकारों की वर्तमान संख्या को स्थिर करने का मार्ग जो है आचार्य कुंतक ने दिखाया। इसीलिए अलंकार शास्त्र से रिलेशन इनका भी दिया जाता है, चूँकि अलंकार से संबंधित जरूर है लेकिन अलंकार शास्त्र के प्रणेता आचार्य भामा हैं। और इसी परंपरा को वक्रोक्ति जीवितम के माध्यम से या वक्रोक्ति संप्रदाय बनाया, लेकिन वक्रोक्ति संप्रदाय जो है वो अलंकार से ही संबंध रखता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वभावोक्ति अलंकार के संबंध में इन्होंने एक प्रकार से बढ़िया चीज़ बताई है। तो ये हो गए एक प्रकार से आचार्य आपके आनंदवर्धन, मतलब कि आचार्य कुंतक। अगला चौथा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है आचार्य क्षेमेंद्र एवं आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के बारे में बताएं। आचार्य क्षेमेंद्र कौन है भाई, आचार्य क्षेमेंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े फेमस विद्वान हैं। अच्छा, क्षेमेंद्र भी कश्मीर के निवासी थे, क्षेमेंद्र जो थे वह भी कश्मीर के ही निवासी थे। और 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब लगभग 1050 के बाद में आप देखिएगा इनका समय माना जाता है, ठीक है। और जब आप बात करते हैं आचार्य क्षेमेंद्र की, तो क्षेमेंद्र जो हैं वो प्रतिभा संपन्न थे, कश्मीरी महाकवि थे और इनका जन्म जो हुआ था ब्राह्मण कुल में हुआ था। और क्षेमेंद्र के शिष्य थे गुरु अभिनव गुप्त, ठीक है। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा प्रसिद्ध आलोचक हैं, तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे जो है क्षेमेंद्र। और अभिनव गुप्त से साहित्य शास्त्र का अध्ययन भी किया था इन्होंने, यानी अभिनव गुप्त जो थे, मतलब क्षेमेंद्र जो थे वो अभिनव गुप्त के शिष्य थे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्षेमेंद्र के शिष्य मतलब कि क्षेमेंद्र के गुरु थे अभिनव गुप्त, ठीक है, यानी कि क्षेमेंद्र शिष्य थे किसके, गुरु अभिनव गुप्त की, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी रचना जो है 3 ग्रंथ बड़े फेमस हैं, एक तो औचित्य विचार चर्चा, एक सुब्रत तिलक और एक रचना इनकी है कवि कंठाभरण, ठीक है, क्षेमेंद्र की। लेकिन और भी रचनाएं जैसे कि रामायण मंजरी भी लिखा, भारत मंजरी लिखा, बृहद कथा मंजरी लिखा, औचित्य विचार चर्चा तो मैंने बताया ही आपको, ठीक है। और कवि कंठाभरण, मतलब कि सुब्रत तिलक, तो ये सब रचनाएं जो हैं क्षेमेंद्र की ही हैं। तो ये हो गए क्षेमेंद्र के बारे में कुछ बातें। अगले विद्वान आपको यहाँ पर दिए गए पंडित जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ की बात की जाए तो इनका समय 17वीं शताब्दी के आसपास का रहा, मतलब लगभग आप देखिएगा 1590 ईस्वी में। बहुत सारे लोग बताते हैं कि इनका जन्म हुआ मतलब 16वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, मतलब कि 16वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के आसपास आप देखिएगा, क्योंकि 16वीं शताब्दी का लास्ट है ये 1590, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम पेरू भट्ट था, माताजी का नाम लक्ष्मी था। उच्च कोटि के कवि थे, समालोचक थे, साहित्यकार भी हैं, ये साहित्य शास्त्रकार हैं, व्याकरणाचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है रस गंगाधर, ये बात ध्यान रखिएगा। और रस गंगाधर की अगर बात की जाए, रस गंगाधर जो रचना, अच्छा इनको पंडित राज की उपाधि जो दी थी वो शाहजहाँ ने दी थी, क्योंकि शाहजहाँ जो थे उन्हीं के दरबार में एक प्रकार से रहा करते थे, तो उन्होंने इनको एक प्रकार से पंडित राज की उपाधि दी थी। और जगन्नाथ का जो एक प्रकार से जो रचना है रस गंगाधर, आपको बता दूं काव्य लक्षण, उसमें आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से बताया गया काव्य लक्षणों के बारे में। और जगन्नाथ जो है काव्य के 4 भेद मानते हैं, भी आप ध्यान रखेंगे। पहला भेद है उत्तमोत्तम काव्य, दूसरा है उत्तम काव्य, तीसरा है मध्यम काव्य और चौथा है अधम काव्य। ध्वनिवादी आचार्य है जगन्नाथ। रस के प्रति भी इन्होंने एक प्रकार से आदर प्रकट किया है। रस भरत सूत्र पर उपलब्ध 11
व्याख्याओं का विशुद्ध संकलन भी इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। और सबसे पहले इन्होंने जो है गुणों को रस के अतिरिक्त शब्द, अर्थ और रचना का भी धर्म समान रूप से उसको स्वीकार किया। जगन्नाथ की समर्थ भाषा शैली, सिद्धांत प्रतिपादन की अद्भुत एवं परिपक्व विचार शक्ति और खंडन करने की विलक्षण प्रतिभा इन्हें प्रौढ़ और सिद्धहस्त आचार्य मानने को बाध्य। काव्यशास्त्र के संबंध में इनका एक अन्य ग्रंथ भी है, चित्रमीमांसा, और ये बड़े फेमस हैं, बड़े साहसी हैं, किसी से डरते नहीं, किसी भी सिद्धांत का खंडन करने से कतराते नहीं हैं, मतलब एकदम से साहसी हैं और जो भी कहते हैं एकदम सत्य यथार्थ चीज़ों पर एक प्रकार से ध्यान में करके तथ्यों से के आधार पर विश्लेषण करने का काम जो है वो आनंदवर्धन का कि पंडित जगराज जगन्नाथ का रहा है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ की किन्हीं 5 कृतियों के नाम लिखिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? आचार्य विश्वनाथ की किन्हीं 5 कृतियों के नाम बताइए। अब किसके बारे में बात हो रही भाई? किसके बारे में बात हो रही है? ये आचार्य विश्वनाथ के बारे में। अच्छा, विश्वनाथ जी जो थे, आचार्य विश्वनाथ, ये एक प्रकार से इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, साहित्य दर्पण, और उड़ीसा के निवासी थे ये। 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल, लगभग 1350 के बाद का समय जो आनंद विश्ववर्धन का विश्वनाथ का रहा है। आप देखिएगा इनकी रचना जो साहित्य दर्पण है वो 10 परिच्छेदों में बटी हुई है। ठीक है, प्रथम परिच्छेद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और विश्वनाथ की बात की जाए तो इन्होंने मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, भोजराज, इन सभी के काव्य लक्षणों का खंडन प्रस्तुत करने के बाद रस को काव्य की आत्मा घोषित किया और इन्होंने काव्य लक्षण भी निर्धारित किए हैं। और इन्होंने सबसे घोर खंडन मम्मट का जो काव्य लक्षण है उसका किया है। मम्मट ने जो काव्य लक्षण बताए थे काव्य के, उसका पूर्णतः खंडन करते हैं आचार्य विश्वनाथ, किंतु फिर भी अपने ग्रंथ की अधिकांश सामग्री के लिए वो मम्मट के ही ऋणी, मम्मट के जो चीज़ें हैं या मम्मट की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तक से ही एक प्रकार से इनकी रचनाओं में आप देखेंगे मम्मट से बहुत प्रभावित भी थे। उनके विचारों का खंडन भी आप देखेंगे विश्वनाथ ने किया है। और अलंकार के स्वरूप निर्देश के लिए मम्मट के अतिरिक्त रूपयक जो एक आचार्य रहे काव्यशास्त्र के, उतने फेमस नहीं लेकिन रूपयक भी बड़े फेमस आचार्य रहे हैं। ठीक है, तो उनके ग्रंथ की भी सहायता ली है, रूपयक के ग्रंथ की। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये विश्वनाथ हैं। ठीक है, रूपयक का एक रचना है अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व ये रूपयक की रचना है। ठीक है, और मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश और अलंकार सर्वस्व से कहीं ना कहीं पे प्रभावित हैं आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, चूँकि रूपयक और मम्मट जो हैं वो जयदेव किन से, विश्वनाथ से पहले आते हैं। ठीक है, और विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण। तो इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ के बारे में कुछ बातें मैंने बताई। लेकिन आचार्य विश्वनाथ की अगर बात की है तो काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान तो थे ही। इसके अलावा आपको बता दूं काव्य प्रकाश जो रचना है, अच्छा काव्य प्रकाश रचना है मम्मट की, उसकी टीका भी लिखी है और काव्य प्रकाश दर्पण के नाम से वो प्रकाशित है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि आचार्य विश्वनाथ की लगभग कितनी कृतियों के बारे में, 5 रचनाओं के बारे में या 5 कृतियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पहली रचना आप लिख लीजिएगा राघव विलास। राघव विलास या राघव विलासा एक महाकाव्य है जो कि आचार्य विश्वनाथ ने लिखा। दूसरी रचना इसकी आप लिख सकते हो, एक प्रकार से उनकी दूसरी रचना है कुवलयाश्याम चरितम। कुवलयाश्याम चरितम जो रचना है ये प्राकृत काव्यम है। ठीक है, तीसरी रचना आप लिख लीजिएगा नाटिका है, चंद्रकला नाटिका एक लिखी इन्होंने। चौथी रचना आप लिख लीजिएगा प्रभावती परिणय। प्रभावती परिणय एक नाटक है जो कि आचार्य विश्वनाथ की ही रचना है। इसके अलावा इनका एक खंड काव्य भी है, आप देखते हैं खंड काव्यम का नाम है इनके नरसिंह विजय। नरसिंह विजय खंड काव्य भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा काव्य ग्रंथ भी लिखे, जैसे कंसबधम भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, कंसबधम लिखा है। इसके अलावा 16 भाषाओं का करम्भक एक प्रकार से लिखा जो है प्रशस्ति रत्नावली शीर्षक से, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रशस्ति रत्नावली ये भी इनकी रचना है। ठीक है, और साहित्य दर्पण काव्यशास्त्र से रिलेटेड ग्रंथ है, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है साहित्य दर्पण, ये तो ध्यान रखेंगे, आप सभी को पता भी होगा। इसके अलावा इन्होंने टीका लिखी है, काव्य प्रकाश टीका, काव्य प्रकाश पर जो मम्मट की रचना है उस पर टीका लिखी है। मैंने बताया था कि भाई काव्य प्रकाश दर्पण के नाम से इन्होंने काव्य प्रकाश पर टीका लिखी। काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है, अलंकार से रिलेटेड ग्रंथ है और मम्मट की खूब आलोचना भी करते हैं ये आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, तो काव्य प्रकाश दर्पण जो है काव्य प्रकाश की टीका है। तो इसमें आप देखिएगा जो साहित्य दर्पण रचना जो मैंने आपको बताई, साहित्य दर्पण
जो रचना है ये 6 परिच्छेदों में गद्य काव्य का विवेचन करके व्रतगंधी, इसके अलावा उत्तकालिका, प्राय और चूड़क गद्यों के उदाहरण इन्होंने एक प्रकार से इसमें दिए हैं। और इससे प्रमाणित होता है कि इन्होंने कोई गद्य काव्य भी लिखा था जो आज उपलब्ध नहीं है, और इन कृतियों का संकेत उनके उदाहरणों से प्राप्त होता है। साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश ये 2 उपलब्ध हैं, बाकी शेष रचनाएं इनकी नहीं मिलती हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश, जो काव्य प्रकाश पर जो टीका लिखी इन्होंने काव्य प्रकाश दर्पण के नाम से, वो रचना और साहित्य दर्पण ये दोनों रचनाएं मिलती हैं, बाकी सारी रचनाएं इनकी एक प्रकार से अभी नहीं मिली हैं। खोजबीन जारी है, विद्वान इस पर खोज कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये रहे आचार्य विश्वनाथ के बारे में कुछ बातें। छठा प्रश्न आप देखिएगा, विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन क्या है भाई? विज्ञापन माने होता है प्रचार प्रसार करना। तो विज्ञापन जो है एक स्वतंत्र व्यावसायिक कला है। क्या लिखेंगे? विज्ञापन जो है एक स्वतंत्र व्यावसायिक क्या है? कला है, एक आर्ट है। विज्ञापन जो होता है ये किसी वस्तु का, किसी व्यवस्था आदि के गुणों का ऐसा प्रचार करता है जिसका उद्देश्य अपनी ओर आकर्षित करना तथा लाभ अर्जित करना होता है। जैसे कि आप टीवी पर प्रचार देखते होंगे, आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर प्रचार आता होगा किसी कंपनी का, या फिर वीडियो के बीच में कभी कभी प्रचार आता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। यूट्यूब पर प्रचार आता है, टीवी पर प्रचार आता है, हर जगह प्रचार आता है। तो प्रचार से के माध्यम से जनता के मन में या लोगों के मन में अपने कंपनी के बारे में, अपनी वस्तु के बारे में, अपनी व्यवस्था के बारे में लोगों को आकर्षित करना होता है। तो ये होता है विज्ञापन। आपको बता दूं कि विज्ञापन का प्रारूप तैयार करते समय यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि जिस वस्तु का विज्ञापन या प्रचार दिया जा रहा है वह क्या है, कैसी है, और उसके उपयोग क्या क्या हैं, और किस वर्ग के लोग उसका उपयोग कर सकते हैं अथवा एक प्रकार से नहीं कर सकते हैं, या एक प्रकार से उपभोग उसका करते हैं कौन से लोग, और कौन से लोग ऐसा उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि उसका लक्षित उपभोक्ता वर्ग क्या है, मतलब किसके लिए आप प्रचार दे रहे हैं। और इसीलिए जब प्रचार दिया जाता है, आपको बता दूं, जो मध्यम घर के लोग हैं वो लोग टीवी पर जो प्रचार देखते हैं, उनके लिए टीवी पर आप देखते प्रचार जो आता है, या अलग अलग जैसे क्रिकेट का कोई आप देख रहे हैं मैच, तो युवा पीढ़ी को लेकर के जो प्रचार आता है, जैसे आप क्रिकेट अगर देख रहे हैं तो क्रिकेट का जो प्रचार होता है अधिकतर युवा पीढ़ी के लिए आता है, ठीक है, बच्चों के लिए आता है। जैसे कि क्रीम पाउडर का कोई प्रचार हो गया, कोई एक प्रकार से और भी चीज़ों का प्रचार होता है, फैंटेसी गेम का प्रचार हो गया, ठीक है। तो ऐसे गेमों का प्रचार बहुत ज़्यादा आता है जब आप मैच वगैरह देखते हैं, ठीक है। जैसे ड्रीम 11 हो गया, या अन्य प्रकार के माई 11 सर्कल हो गया, या कई प्रकार के। अब मुझे कुछ नहीं मिला है इसको लेकर के, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आजकल की युवा पीढ़ी इन्हीं सट्टेबाजों में एकदम से परेशान है। ड्रीम 11 अब देखिए उसकी जर्सी पर क्या नाम है, जो टेस्ट मैच अभी वेस्ट इंडीज और इंडिया का हो रहा है उसमें आप देखिए कितना ज़्यादा, अब इतना ज़्यादा पैसे की कमी आ गई थी जो है इंडियन क्रिकेट उनको काउंसिल को, आईसीसी को, कि क्या हो गया कि अब उस पर जो है जर्सी पर जो लिखाए हैं, जर्सी पर क्या लिखाए हैं, जहां इंडिया लिखा रहता था बड़े बड़े शब्दों में सफ़ेद जर्सी पर, वहां पर ड्रीम 11 लिखवा दिया है। अब सोचो आप, ड्रीम 11 वहां पर लिखवा दिया है, सट्टेबाज कंपनी का नाम लिखवा दिया, इंडिया से एक प्रकार से कंपेयर करके इंडिया को वहां से हटा दिया गया। आप सोचो बड़े शब्दों में ड्रीम 11 लिखा हुआ उस पर, कैसा लग रहा है? कोई मन ही नहीं कर रहा है उसको देखने का, कोई फीलिंग ही नहीं जाग रही है ऐसे मैच को देखने में। तो कहीं ना कहीं पे पैसे के लिए लोग इतना ज़्यादा दीवाने हैं कि कैसा भी प्रचार एक प्रकार से देते हैं। तो ये सब चीज़ें विज्ञापन ही होती हैं, ठीक है। विज्ञापन सामग्री जैसे ब्लॉक, स्लाइड, लघु फिल्म, फोल्डर, पुस्तिका, होर्डिंग, ये सब लगवा करके लोग करते हैं। आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी के माध्यम से लोग अपना प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में करते हैं, ठीक है। और ख़ास करके बहुत सारे लोग एक प्रकार से कोई छोटी छोटी फिल्म बनाते हैं, उसके बीच में लगा देते हैं प्रचार, या प्रचार के माध्यम से कोई होल्डिंग लगवाते हैं, जैसे नेता मंत्री बहुत सारे लोग लगवाते हैं। तो ये सब होता है विज्ञापन। इतना लिख देंगे हो जाएगा। 7वां प्रश्न आप देखिएगा, अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद लेखन क्या है भाई? तो सामान्यतया आप देखिएगा जो संस्कृत का अनुच्छेद लेखन होता है वो अंग्रेजी का एक शब्द है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग जैसा लिखा जाता है वैसे ही संस्कृत का अनुच्छेद लेखन होता है। अनुच्छेद लेखन जो शब्द है वो पैराग्राफ राइटिंग का ही एक प्रकार से हिंदी रूपांतरण है, लेकिन संस्कृत में पहले से लिखा जाता है। वो संस्कृत में अनुवाद लेखन के लिए आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना होता है, या आवश्यक होता है ये बात ध्यान देना, कि जिस तरह से किसी भी भाषा पर हम अनुच्छेद लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, उस विषय का सबसे पहले आपको पूर्ण परिचय एक प्रकार से आपको जानना आवश्यक होता है। संयमित भाषा में आप अगर उसके बारे में जानते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा।
और साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए अनुवाद लेखनकर्ता को कि अनुच्छेद की भाषा उसकी सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी आप अनुवाद लिखें सरल हो, स्पष्ट हो, ताकि जो पाठक उसको पढ़े उसके दिमाग में एक प्रकार से सारी बातें छप जाए और वो चीज़ों को जान पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है अपने काव्य कौशल का और आपके एक प्रकार से अपने लेखन कौशल का इतना ज़्यादा प्रभाव उसमें दिखा दें कि सामने वाला उसको समझ ही ना पाए। तो आपको वहाँ पर विद्वानगिरी नहीं दिखानी है, आपको वहाँ पर ऐसे लिखना है भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, पूर्णता को प्राप्त हो आपका अनुवाद लेखन जो भी आप कर रहे हैं या फिर जो अनुच्छेद लेखन आप कर रहे हैं वो सब। तो ये होता है अनुच्छेद लेखन। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग होता है, छोटे छोटे चीज़ों पर आपको लिखना होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर, आचार्य बामन ने रीति के कितने भेद बताए हैं? तो आचार्य बामन की अगर बात की है तो आचार्य बामन ने रीति के 3 भेद बताए। कितने भेद बताए भैया? आचार्य बामन ने रीति के तीन भेद बताए हैं। कौन कौन से? पहली रीति है वैदर्भी रीति, दूसरी रीति है गौड़ी रीति और तीसरी रीति है पांचाली रीति। कौन सी रीति भैया? आचार्य बामन ने रीति के 3 भेद बताए हैं। एक है वैदर्भी रीति, एक है गौड़ी रीति और एक है पांचाली रीति। ये बात ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अनुष्टुप छंद में कितने चरण होते हैं भैया? अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। ठीक है, और अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण का जो 5वां अक्षर होता है वो हमेशा लघु अक्षर ही होता है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम श्लोक भी होता है। अनुष्टुप छंद में अधिकतर जो चीज़ें, जितने भी चीज़ें लिखी गई अनुष्टुप छंद में ही लिखी गई हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, आर्या छंद के प्रत्येक अर्धावली में कितने होते हैं गण? तो 7 गण होते हैं प्रत्येक अर्धावली में आर्या छंद के, और आर्या छंद के प्रत्येक गण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो 4 होती है, यानी 4 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न और भी आपसे बन सकते हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। शिखरणी छंद का लक्षण लिखिए। तो शिखरणी छंद का क्या लक्षण है भाई? देखिए यहाँ पर लिखा हो, शिखरणी छंद का क्या लक्षण है? रसे रुद्रेश छन्ना यमन सभलागः शिखरणी, ये शिखरणी छंद का लक्षण है। कौन सा लक्षण है भाई? ये शिखरणी छंद का लक्षण है। क्या लक्षण है? यहाँ पर लिखा हुआ है रसे रुदेश छन्ना यमन सभलागः शिखरणी। ये शिखरणी छंद का क्या है? ये शिखरणी छंद का लक्षण है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये शिखरणी छंद का क्या है? लक्षण है। इसके अलावा शिखरणी छंद के कई सारे लक्षण। अच्छा, शिखरणी जो छंद है ये किस वृत्त का छंद है? तो ये समवृत्त छंद है। ठीक है, शिखरणी कैसा छंद है भैया? शिखरणी जो है वो समवृत्त छंद है। समझ रहे हैं चीज़ों को। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां प्रश्न। इसका उत्तर यही है, इतना लिख देना है आपको। ठीक है, शिखरणी छंद का क्या लक्षण है? शिखरणी छंद का लक्षण है, आप लिखेंगे रसय रुद्रेश छन्ना यमन सभलागः शिखरणी। और भी कई लक्षण हैं इसमें शिखरणी छंद के, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि करादस्य भ्रष्टे ननु शिखरणी दृश्यति शिशु, इसमें कौन सा छंद है? तो आप बताएंगे शिखरणी छंद है। आपसे प्रश्न पूछे कि बिलीना जो है अस्म सत्यम नियतम वधेयम तदखिले, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें भी शिखरणी छंद है। तो इस प्रकार से ये ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां प्रश्न है, वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वसंत तिलका छंद जो है, सबसे पहले जानिए, वसंत तिलका छंद जो है वो समवृत्त का छंद है। किसका छंद है? समवृत्त का। किस वृत्त का छंद है भैया? समवृत्त छंद का। एक प्रकार से मतलब कि समवृत्त छंद है ये। किस वृत्त का है? तो समवृत्त का है। ठीक है, वसंत तिलका छंद का लक्षण क्या है? तो गेया वसंत तिलका तबघा या तबझा जगोगा। ठीक है, क्या? गेया बसंत तिलका तबझा जगोगा। आपसे अगर पूछे बसंत तिलका का, आप वो लिखिए क्या बोलते हैं उसको, लक्षण। तो क्या लिखेंगे? गेया वसंत तिलका वसंत तिलका। अच्छा, आप देखिए जितने लक्षण होते हैं उसमें उस छंद का नाम बीच में आपको कहीं पर दिया होता है, बसंत तिलका तबझा तबझा जगौगह जगौगह। ठीक है, ये बसंत तिलका छंद का क्या है? ये लक्षण है। ठीक है, पूछा क्या गया आपसे प्रश्न, वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो बसंत तिलका छंद के प्रत्येक वर्ण में 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं भैया? 14 वर्ण होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। ओके। अच्छा, आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है, लीला परम टिक कलम कला मत्र रौती, इसमें कौन सा छंद है? लीला परम टिक कलम कला मत्र रौती, इसमें छंद है वसंत तिलका।
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बसंत तिलका जो है समृद्ध का छंद है, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, वंशस्थ छंद जो है वह भी समृद्ध का ही छंद है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे प्रश्न आपसे और भी पूछ सकता है। अच्छा, एक छंद है उपेंद्र ब्रजा, उसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो उपेंद्र ब्रजा जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में 11 छंद होते हैं, मतलब 11 अक्षर होते हैं प्रत्येक छंद में, ठीक है। भुजंग प्रयात छंद के प्रत्येक चरण में कितने यगड़ होते हैं? तो 12 यगड़ होते हैं, शुरुआत में ही मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये तो रहे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, लेकिन अब लघुत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आप देखिएगा, कोई 5 प्रश्न आपको करने होते खंडबाद से, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना होता है। जहाँ पर 2 घंटे की परीक्षा हुई राम मनोहर लोहिया की, तो वहाँ पर आपको 150 शब्दों में ही लिखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और 4 प्रश्न ही हो सकता है बोला जाए करने के लिए, ठीक है। तो मैं तमाम प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जैसा भी आपसे पूछा जाएगा आप वैसा कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य का लक्षण बताइए। साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य का क्या लक्षण है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जानने का प्रयास करते साहित्य दर्पण में काव्य के लक्षण को लेकर के क्या कहा गया है। तो साहित्य दर्पण में जो काव्य के लक्षण के बारे में बताया गया है, देखिए साहित्य दर्पण जो है उसमें काव्य लक्षण बताया गया है कि मतलब या तो हुई कविता की प्रशस्ति। काव्य लक्षण जो है वो क्या होती है? कविता की प्रशस्ति होती है। परंतु अगर आप शास्त्रीय दृष्टि से काव्य को परिभाषित करेंगे या काव्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसी को एक प्रकार से काव्य का लक्षण भी कहा जाता है। और काव्य लक्षण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। साहित्य दर्पण में काव्य लक्षण के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला होता है तटस्थ काव्य लक्षण, दूसरा होता है स्वरूप काव्य लक्षण। पहला कौन सा लक्षण होता है? पहला होता है तटस्थ, ठीक है, तटस्थ काव्य लक्षण, ठीक है। और दूसरा होता है आपका स्वरूप काव्य लक्षण या स्वरूप लक्षण, ठीक है, स्वरूप लक्षण। तो जो तटस्थ होता है उसकी अगर बात की जाए तो किसी वस्तु को उसके बाह्य संबंधों के द्वारा, बाह्य संबंध उसके क्या है, अब उसके बाहरी रिलेशन क्या है, तो जब किसी वस्तु को उसके बाह्य संबंधों के द्वारा प्रमाणित किया जाता है तो उसी को तटस्थ लक्षण कहा जाता है। क्या? तटस्थ लक्षण कहा जाता है। जब किसी वस्तु को उसके बाह्य संबंधों के द्वारा प्रमाणित किया जाता है तो उस लक्षण को तटस्थ लक्षण कहते हैं। और इस दृष्टि से काव्य का लक्षण आचार्य भट्टोत, जो कि 10वीं शताब्दी से रिलेटेड है, उन्होंने प्रस्तुत किया। मतलब तटस्थ लक्षणों के बारे में आचार्य भट्टोत ने बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया है। दूसरा जो काव्य लक्षण है उसको लेकर के विद्वानों ने कहा है कि तस्य कर्म स्मृतम काव्यम। तस्य कर्म स्मृतम काव्यम, मतलब ये स्वरूप काव्य है। मतलब कि कवि के कर्म को ही काव्य कहते हैं। कवि द्वारा जो किया गया कर्म होता है उसी को काव्य कहा जाता है, क्योंकि काव्य साक्षात रूप से कवि का कर्म ही होता है। तो जो स्वरूप का लक्षण है उसमें कहा गया कि भाई जो काव्य होता है या जो रूप होता है उसी से कवि का कर्म होता है और किसी और का नहीं, इसीलिए कवि कर्म को ही काव्य परिभाषित करता है। ये दूसरा लक्षण हो गया आपका काव्य का, ठीक है। तो ये हो गए काव्य लक्षण के बारे में आनंदवर्धन ने साहित्य दर्पण में बताया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छंद शास्त्र के प्रमुख आचार्यों का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रमुख आचार्य। तो छंद शास्त्र के सर्वप्राचीन आचार्यों में सबसे जो प्राचीन नाम है उनका नाम है पिंगल मुनि। ठीक, क्या नाम है? पिंगल, ठीक है। पिंगल कैसे लिखते हैं? ऐसे, संस्कृत में पिंगल ऐसे लिखा जाता है। तो पिंगल मुनि जो है सबसे प्राचीन विद्वान है, खास करके छंद शास्त्र से रिलेटेड, और छंद शास्त्र के नाम से इनका ग्रंथ है, ठीक है। और इनका समय जो है उसको लेकर के ईसा की अनेक शती पहले हुआ है। अब पता नहीं कि ईसा मसीह से, मतलब ईसा मसीह से कई शताब्दी पहले इनका जन्म हुआ है। क्लियर नहीं है कि पिंगल मुनि कब के हैं, लेकिन ईसा मसीह के पहले के हैं। और इनको पिंगल मुनि भी कहा जाता है, पिंगल नाग के नाम से भी इनको जाना जाता है, और पिंगलाचार्य भी कहा जाता है। तो अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम है, जैसे पिंगल मुनि कहीं पर पिंगल नाग, कहीं पर पिंगलाचार्य, ठीक है। समझ रहे हो? पिंगल मुनि जो है या पिंगल आचार्य जो है ये छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य है। छंद के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया है, ठीक है। और इनके द्वारा एक ग्रंथ है रचना, उसका नाम है छंद शास्त्र या पिंगल सूत्र। चाहे उसको छंद शास्त्र कहो चाहे पिंगल सूत्र कहो, बात एक ही है। तो पिंगल सूत्र भी लिखा है और छंद शास्त्र भी, 2 रचनाएं लिखी है शायद, ठीक है। पिंगल सूत्र भी इन्हीं की रचना है और छंद शास्त्र भी रचना है। और उपलब्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन रचना जो है वो खास करके छंद शास्त्र ही है,
और उसके प्रवर्ती आचार्यों में आप देखिएगा छंदशास्त्र के ग्रंथकार यानी पिंगल मुनि के बाद में और भी तमाम सारे रचनाकार आते हैं जिन्होंने छंद के बारे में बताया या छंद से रिलेटेड आचार्य रहे। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि छंदशास्त्र के प्रमुख आचार्य के नाम। तो पहला नाम पिंगल, दूसरा नाम आप लिख सकते हो जो है कालिदास का, तीसरा नाम आप लिख सकते हो आचार्य क्षेमेंद्र का, चौथा नाम आप लिख सकते हो केदार भट्ट का, और पांचवा नाम आप लिख सकते हो गंगाधर का। ठीक है, ये सब प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने छंद शास्त्र से रिलेशन या छंद शास्त्र से संबंधित विचारों के बारे में पुस्तकें लिखी। मतलब कौन कौन से? पिंगल मुनि, कालिदास, क्षेमेंद्र, केदार भट्ट और गंगाधर। कालिदास ने रचना जो लिखी है उस कालिदास की रचना का क्या नाम है भाई? कालिदास ने लिखा है रचना श्रुतबोध, उसमें उन्होंने छंद शास्त्र के बारे में बताया, छंद के बारे में बताया। क्षेमेंद्र की जो रचना है सुवृत्तिलक, सुवृत्तिलक में उन्होंने छंद शास्त्र के बारे में मतलब कि छंद के बारे में बताया है। केदार भट्ट की जो रचना है उसका नाम है वृत्त रत्नाकर, केदार भट्ट की रचना वृत्त रत्नाकर में छंद के बारे में बताया गया है। और गंगाधर की जो रचना है उनका नाम है छंदो मंजरी। छंदो मंजरी जो रचना है वो रस गंगाधर की, मतलब कि वो गंगाधर की रचना है। कौन सी? छंदो मंजरी रचना किसकी है? गंगादास की रचना है। तो गंगादास या गंगाधर, ठीक है, दोनों मतलब इन्हीं के नाम है, गंगाधर बोलो चाहे गंगादास बोलो, दोनों बातें की। तो गंगादास की रचना है छंदो मंजरी। तो ये सब रचना छंद शास्त्र के ही है। आपसे आचार्यों के नाम पूछे गए थे, मैंने उनके ग्रंथों के नाम भी आपको बता दिए ताकि कभी भी आपसे कुछ भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से बता पाएँ। निश्चित तौर पर आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण तथा परिभाषा प्रस्तुत कीजिए। शार्दुल विक्रीडित छंद के बारे में आपसे पूछा गया है। तो शार्दुल विक्रीडित छंद के बारे में मैंने आपको बताया होगा। शार्दुल, प्रश्न क्या? शार्दुल विक्रीडित छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद का जो लक्षण है वो कौन सा लक्षण है? सूर्योस वैर यदि महसृजौ सप्तगः शार्दुल विक्रीडितम। ठीक है, ये शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण है। आप अगर लक्षण यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर शार्दुल विक्रीडितम यहाँ पर लिखा हुआ है, लक्षण इसी से पता हो जाता है। अच्छा, शार्दुल विक्रीडित जो छंद है इसकी अगर बात की जाए तो ये समवृत्त का छंद है। कैसा है भाई? समवृत्त का। ठीक है, समवृत्त का ये छंद है, ये बात ध्यान रखिएगा। और शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में? 19 वर्ण होते हैं शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये है एक प्रकार से शार्दुल विक्रीडित छंद। और आपको बताऊं शार्दुल विक्रीडित छंद के बारे में, तो इसका लक्षण तो आपका यही हो गया। ठीक है, परिभाषा की अगर बात की जाए, शार्दुल विक्रीडित छंद की अगर बात की जाए तो इसमें चारों चरणों में आप देखिएगा, चारों चरणों में पहले चरण में आप देखिएगा मगड़ आता है, दूसरे चरण में सगड़ आता है, तीसरे चरण में जगड़ आता है, चौथे में आप देखिएगा रगड़ आता है, फिर तगड़ आता है, और एक गुरु वर्ण भी होता है इसमें। तो उसको हम शार्दुल विक्रीडित शब्द कहते हैं, जो गुरु होता है। और इसमें 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में आप देखिएगा 19 अक्षर होते हैं। सिंह की क्रीड़ात्मक गति की तरह इस छंद की भी गति जो होती है यानी लय होती है। सूर्यस्व, अश्वस्य, तय, अर्थात सूर्य मतलब जो सूर्यस्य, मैंने आपको बताया सूर्यस्व, सूर्यस्व, ठीक है। इसके अलावा सूर्यस्व, अश्वस्य, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा ये सभी के मतलब कि सूर्य यानी सौरमंडल के 12 देवता होने से है सूर्यस्य का तात्पर्य। तो सूर्यमंडल के 12 देवता होने से लाक्षणिक रूप से 12 संख्या का संकेत करता है। और अश्व शब्द जो है सूर्य के रथ में जो 7 घोड़े होते हैं वो, तो 12 और 7 19 होता है। तो 7 घोड़े, चूँकि सूर्य भगवान के रथ में कितने घोड़े होते हैं? 7 घोड़े होते हैं। और सौरमंडल में कितने देवता होते हैं? 12 देवता होते हैं। तो 12 और 7 19। तो ये एक प्रकार से 19 वर्णों का छंद होता है। 19 वर्ण होते हैं इसके एक चरण में, ठीक है। 19 अक्षर जो होते हैं प्रत्येक चरण में होते हैं इसके। इसीलिए क्यों होते हैं? चूँकि इसका लक्षण ही आप देख रहे हैं। इसमें अर्थ अगर इसका निकालेंगे, देखिए, सूर्य से वैर यदि मह सजौ सत्तगः शार्दुल विक्रीडितः। सत्तगः मतलब एक प्रकार से 7 घोड़े होते हैं, मतलब कि सूर्य के रथ में कितने होते हैं? रथ में, सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते, सजौ सत्तगः शार्दुल विक्रीडितम। तो इसमें और इसके अलावा सूर्य से वैर यदि मह, मतलब आप देखिएगा सूर्य भगवान या सौरमंडल में आप देखिएगा 12 देवता होते, सूर्यस्व, अश्वस्य। तो यानी कि सौरमंडल के 12 देवता। और आप देखिएगा तो सौरमंडल के 12 देवता जो है वो 12 संख्या को निर्धारित करते हैं और 7 घोड़े। तो 12 7 19 19 वर्ण होते हैं
शार्दूल विक्रीडित छंद के एक प्रकार से खास करके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण, ठीक है। तो ये होगा शार्दूल विक्रीडित छंद के बारे में कुछ बातें। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर जो है लिखित रूप में मैंने रखा है। ऐसे अनुप्रास अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताइए। ये प्रश्न देखिए, अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार की अगर बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार जो है भैया, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है ये आपके समक्ष लिखा हुआ है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वारस्यत। ये एक प्रकार से अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। याद कर लीजिए कौन सा लक्षण है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत, मतलब कि स्वरस्य यत, ये लक्षण है अनुप्रास अलंकार का। इसका मतलब होता है स्वर की विषमता होने पर भी शब्द, जो शब्द होता है सादृश्य को अनुप्रास कहते हैं। मतलब स्वर की विषमता होने पर भी शब्द सादृश्य को या शब्द सादृश्य को ही क्या कहते हैं, अनुप्रास कहा जाता है। और इसका भाव यह है कि स्वर की आवृत्ति हो या ना हो, किंतु व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अगर होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी आधार पर हिंदी में आप देखते हैं जैसे तरन, तनुजा, तत्तमाल, तरवर, बहुछाये, उसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। शब्द के एक प्रकार से शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, विषम शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन वर्ण जो होते थोड़ा समान होते हैं, तो उसमें एक प्रकार से ये होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर आप देखिएगा यहाँ पर, आदाय बकुल गंधांधी कुरवन पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंद मंदम काबेरी वारी पावनः पावनः। ये जो है देखिए पावनः, पावनः भी यहाँ पर है, यहाँ पर पदे पदे है, यहाँ पर मंद मंद है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से अलग अलग स्थानों पर एक एक वर्ण मिल रहे हैं। जैसे इसका जो अर्थ यहाँ पर देखिएगा प्रस्तुत श्लोक में गंधांधी, गंधांधी, इसमें देखिए गा ना, फिर धा ना, देखिए गा एक बार है, ना दो बार है, धा और धी एक प्रकार देखिए। तो गंधांधी में संयुक्त तथा काबेरी वारी, अब देखिए काबेरी है यहाँ पर बेरी और यहाँ पर वारी, देखिए यहाँ पर भी असंयुक्त, काबेरी वारी में असंयुक्त तथा पावन पवन, पावन पवन यहाँ पर आप देखते हैं पावन पवन, इसमें असंयुक्त व्यंजनों की आवृत्ति होने के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पदे पदे भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अगर पावन है, यहाँ पर पावना है, यहाँ पर पवन है, देखिए यहाँ पर पावना है, यहाँ पर पवना है, ठीक है। तो ये देखिए समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इस प्रकार से ये है आपका अनुप्रास अलंकार के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा आ चुका है भाई, अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दूसरा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताइए। अब भ्रांतिमान अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। तो भ्रांतिमान अलंकार जो होता है उसकी अगर बात की तो यहाँ पर देखिए इसका लक्षण दिया हुआ है। भ्रांतिमान अलंकार का क्या लक्षण है भाई, साम्या, साम्य, साम्य आदित्य स्मिमस्तन अद्वैधि भ्रांतिमान प्रतिभोत्थितः। यानी कि इसका मतलब होता है कि जब किसी वस्तु में समानता के कारण उससे भिन्न वस्तु का कभी प्रतिभोतित्व भ्रम हो तो भ्रांतिमान अलंकार उसको कहते हैं। मतलब इसको अभी हम उदाहरण के माध्यम से जब समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि जब एक प्रकार से आपको भ्रांति हो जाए, ठीक है, भ्रांति जो है एक प्रकार से हो जाए कि जब कोई वस्तु है उसमें जैसे कि लाठी और सांप है उसमें समानता हो गई, तो आप सांप लाठी समझ करके सांप को पकड़ लिया, ठीक है। तो ये होता है जब किसी वस्तु में समानता होने के कारण से उससे भिन्न वस्तु का कभी प्रतिभोतित्व भ्रम हो और तो उसको हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। प्रतिभोतित्व का मतलब होता है कवि की प्रतिभा से निबद्ध। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सुक्ति कार्य रजतम यानी कि सीपी में चांद है, क्या सीपी में चांद है वाला भ्रम इस अलंकार का विषय नहीं होगा, क्योंकि यह चमत्कार शून्य जनसाधारण प्रसिद्ध कथन है, ना कि कवि प्रतिबोधित थे। मतलब कि कवि के द्वारा जो जब ऐसी कोई तुलना की जाती है अलंकार में, ठीक है, तब वो अलंकार वहाँ पर होता है भ्रांतिमान। बाकी ऐसे कोई जन श्रुति के आधार पर नहीं कहा जा सकता अलंकार, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा सुक्ति कार्य रजतम, सुक्ति कार्य रजतम मतलब क्या होता है कि सीपी में चांद है,
सीपी में चांदी है, तो सीपी में चांदी है, या जो सीप होते समुद्र में उसमें मोती होती है, ये एक प्रकार से कहने को होता है, क्या होती है नहीं होती है, तो ये जनश्रुति है, तो ये भ्रम है एक प्रकार से, ये गांव वगैरह में फैला हुआ, तो एक प्रकार से, या जो लोग एक प्रकार से वैसे उनमें फैला हुआ है, तो वो चीज़ इसमें नहीं ऐड होगी, ठीक है। बाकी जो कवि के द्वारा होगा वही योग होगा, और इसी को बोलते हैं आपका कौन सा, कवि प्रतिभूतित्व, मतलब कवि के द्वारा जब ऐसा कोई भ्रम बताया जाए तब वो एक प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार होगा, ठीक है। तो ये होता है कवि प्रतिभूतित्व, ठीक है। आगे देखिए उदाहरण, अब समझते हैं कि भाई भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण क्या है। तो भ्रांतिमान का उदाहरण यहाँ पर आप देखिएगा, मुग्धा दुग्धिया गवाम विद्धते कुंभान धोबल्लवा करणे कैरवस वसांख्याम कुबलयम कुर्वन्ति कांतापि करकांधु फलमुच्चनोति सबरिः मुक्ता फलसंकयः सांद्रः चंद्रमनसो नकस्य कुरुते चित्तभ्रमम चंद्रिका। ये एक प्रकार से जो श्लोक है उदाहरण है किसका, भ्रांतिमान अलंकार का। इसका अर्थ क्या है, मुग्धा दुग्धिया गवाम विदधते कुंभान धोबल्लभा, मतलब कि चंद्रमा की चमकती चांदनी किसके चित्त में भ्रम पैदा नहीं कर सकती। कर्णे कैरव संकया कुबलयम कुर्वन्ति कांतापि, भोले हृदय वाले ग्वालों के समूह में, या समूह इसे दूध की धार समझ लेते हैं। चंद्रमा की चमकती जो चांदनी होती है वो अलग अलग लोगों के मन में भ्रम पैदा कर देती, जैसे कि जो भोले हृदय वाले जो गाय चराने वाले ग्वाले हैं उनको अगर आप देखिएगा तो ग्वालों के समूह के लोग जब चंद्रमा की एक प्रकार से किरणें आती हैं एकदम से मधुर मधुर पतली पतली, तो उनको दूध की धार समझ लेते हैं कि गाय की दूध की धार है वो, और उसे रोकने के लिए गायों के थनों के नीचे जो है घड़े रखने लगते हैं कि भाई दूध की धार गिर रही है गौ माता के, तो उसको एक प्रकार से हम लोग जो है दूध इकट्ठा कर ले तो घड़े रख देते हैं जा करके, ठीक है। समझ रहे हैं चीज़ों को, यानी कि मुग्धा दुग्धियाम गवाम विद्धते, गवाम विद्धते मतलब जो भोले हृदय वाले ग्वाले के समूह है, गवाम विद्धते, मुग्धा दुग्धिया गवाम विद्धते कुंभान धोबल्लभा, वो कुंभ रखने लगते हैं, वो घड़ा रखने लगते हैं गाय के थन के नीचे कि दूध गिर रहा है, कैसे होने से, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्रमा की चांदनी जो है वो सबके हृदय में भ्रम पैदा कर देती है, ठीक है। आगे इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है भोली भाली जो रमणियाँ होती हैं वो इसे नील कमल समझ लेती हैं, और नील कमल समझ करके श्वेत कमल मान लेती हैं, और श्वेत कमल मान करके कानों का आभूषण बनाने लगती हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, करकांधु फलमुच्चनो, नहीं यहाँ पर कर्णे कैरव संकया कुबलयम कुर्वन्ति कांता अपि, वो उसको क्या समझती हैं, वो उसे देख करके नील कमल को भी श्वेत कमल मान लेते, नीले कमल को, चूँकि नीला कमल जो होता है जब उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, चंद्रमा की प्रकाश पड़ता है उस पर, शीतलता जब उस पर लगती है उसके प्रकाश से, वो कमल जो होता है, जो नीला कमल होता है वो बन जाता है सफ़ेद कमलों के समान, और उसको सफ़ेद कमल मान करके जो स्त्रियां हैं, जो रमणियां हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो उसको अपने कानों में पहनती हैं आभूषण समझ करके कि ये सफ़ेद कमल है, ठीक है। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर आप देख सकते करक आंधु फलमुच्चनोति सबरी मुक्ता फल संकया, ये इसका अर्थ होता है कि जैसे सबरों की युवतियाँ जो होती हैं, सबरों की युवतियाँ करकंधु यानी झरबेरी को मोती समझ करके चुनने लगती, झरबेरी समझ रहे हैं, जो बेर होती है उसी को झरबेरी कहते हैं। अच्छा, एक बेर होती है जिसके पेड़ बड़े बड़े होते हैं, समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेड़ होता है जो मोटा होता है और जिसकी बैरें जो होती हैं मोटी मोटी, मतलब लंबी लंबी इतनी इतनी होती हैं, तो ये होती है बैर, ठीक है। लेकिन एक झर बैर होती है, झर बैर मतलब होता है करकंधु जिसको कहते हैं, करकंधु मतलब बहुत महीन महीन छोटी छोटी बैरें होती हैं। सड़क के किनारे कहीं पर तालाब होगा, अगर हमारा गाँव मोहनपुर है, यहाँ पर गोंडा में पड़ता वजीरगंज के पास, तो इसके बगल में एक तालाब है, उस तालाब का नाम है उबधा तालाब, तो उसके बगल में रोड गई है,
तो उसी रोड के किनारे जो है हम लोग पहले पढ़ते थे छोटे स्कूल में, जब छोटे थे तो हम लोग जब पैदल जाते थे तो झरबैर जो होती थी सड़क किनारे, वो कांटे वाली होती, छोटी छोटी पतले पतले पेड़ होते, कांटे होते एकदम बैर की तरह, एकदम से कांटे, बैर ही होती है लेकिन वो झरबैर मतलब जंगल बैर जिसको या झरबैर कहते, करकंधू कहते हैं। तो छोटी छोटी होती है लेकिन स्वाद उसका बहुत मधुर होता है, तो वो हम लोग खूब खाते थे। ठीक है, तो बैर का बड़ा पेड़ होता है, जैसे कि बैर का पेड़ एकदम से ये पेड़ बड़ा हो गया, उसमें कांटे भी होते हैं और बैर होती है लंबी लंबी या गोल गोल भी होती है। लेकिन छोटी बैरों की अगर आप देखिएगा तो छोटी बैर जो होती है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं एकदम से झाल टाइप की, तो उसको बोलते हैं करकंधू। ठीक है, समझ रहे हैं। तो सबरों की युवतियाँ जो होती हैं उसको, उसी करकंधू को, झरबीर को, उसको समझती हैं कि ये मोती है, चूँकि चंद्रमा के प्रकाश उस पर पड़ रहे हैं, और उसको समझ करके उसको चुनने लगती हैं। तो ये सब क्या हो गया, चूँकि इसकी तुलना जो है यहाँ पर देखिए कवि ने करी है। कवि ने एक प्रकार से मुग्धा दुग्धियाम गवाम विदिते कुंभान धो वल्लभा, यानी कि ग्वाल जो है दूध की धार समझते चंद्रमा के प्रकाश को घड़े रखने लगते हैं, ये कवि कह रहा है। ये कवि एक प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार की बात कर रहा है। यहाँ पर कोई गंवार व्यक्ति या कोई एक प्रकार से ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं कर रहा है। इसके अलावा कर्णे कैरो व संकया कुबलयम कुर्वंती कांता आपी, ये जो युवतियाँ हैं भोली भाली रमणियाँ हैं, वो नील कमल को श्वेत कमल समझ करके अपने कानों में पहनने लगती हैं, ये भी कवि की ही तुलना है। इसके अलावा करकंधू फल मुच्चनोती सबरी मुक्तया मुक्त फल संकया, सबरों मतलब होता है सबरी, आपको पता होगा सबरी ने जो बैर खिलाए थे वही बैर एक प्रकार से जो होता है करकंधू टाइप का वही बैर। ठीक है, तो सबरों की युवतियाँ जो है या युवतियाँ जो है वो सबरी जो बैर खिलाई थी, वो भी यहाँ पर तात्पर्य उसका यहाँ पर से ये भी लिया जा सकता है, और सबरों की जो युवतियाँ होती वो भी। ठीक है, संगति यहाँ पर यह है कि यहाँ चांदनी में दुग्ध, कुबलय में श्वेत कमल और करकंधू यानी बैर के फलों में मोतियों की भ्रांतियाँ वर्णित हैं। ठीक है, जो कवि प्रतिभूतित थे, मतलब कवि के द्वारा ये चीज़ें हुई है, किसी अरे गहरे व्यक्ति के द्वारा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। निश्चित तौर पर आपके समझ में भ्रांतिमान अलंकार विधिवत तरीके से आ गया होगा। अच्छा, विभावना अलंकार क्या है, जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, विभावना अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है उक्त निमित्ता विभावना, एक होता है अनुनिमित्ता विभावना। जहाँ पर निमित्त का कथन रहता है वहाँ पर उन्निमित्ता विभावना होती है, जहाँ पर निमित्त का कथन नहीं रहता है वहाँ पर अनुनिमित्ता विभावना होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं चर्चा कर दूंगा इन सभी के बारे में। तो ये हो गया आपका अलंकार। अब आगे बढ़ते हैं और भी मॉडल पेपर को, मतलब कि और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास। देखें, अगला प्रश्न तो अनुप्रास और भ्रांतिमान अलंकार का हो गया। अब अगला प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है शरद इंदु। ठीक है, प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर, शरद इंदु सुंदर, शरद इंदु सुंदर रुचिस चेतसी सा में गिराम देवी, अपहत्यातमा संततम अर्थान खिलान प्रकाशतु प्रकाशतयतु, यानी कि शरद इंदु सुंदर रुचिस चेतसी सामे गिराम देवी, अपहत्य तमः संततमार्थान खिलान प्रकाशयतु। इसका आपको अर्थ बताना, इसकी व्याख्या करनी है। निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या कीजिए या निम्नलिखित कारिका की व्याख्या कीजिए। आपको बता दूं, यह श्लोक जो है ये एक प्रकार से आप संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे भैया, संदर्भ में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्या अंश। आपको बता दूं साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद ही आपके पाठ्यक्रम में चूंकि संकलित है, इसीलिए आप लिखेंगे जो भी श्लोक करने मतलब व्याख्या करने के लिए आएगा वो प्रस्तुत संदर्भ आपका वही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तुत व्याख्या अंश साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद से उद्धृत है और इसके प्रणेता कौन है, आचार्य विश्वनाथ कविराज हैं। इतना आप लिख दीजिएगा संदर्भ में। ठीक है, दूसरी बात व्याख्या क्या है इसकी, देखिए, शरद इंदु सुंदर रुचिस चेतसी सामे गिराम देवी। जब आचार्य या पहले कोई भी व्यक्ति या संस्कृत का कोई भी कवि जब कोई रचना लिखता था तो वो पहले एक प्रकार से माता सरस्वती और गणेश भगवान की वंदना जरूर करता था। तो इस श्लोक में भी मतलब कि माता सरस्वती की वंदना की गई। वाग देवता जिसको कहा जाता है, वाग देवता मतलब वाणी की देवता जो हैं, यानी वाग्मय की अधिष्ठात्री जो हैं, यानी जिसको वाग देवता कहते हैं, यानी सरस्वती माता, उनके बारे में उनको प्रणाम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा
रामायण रामचरितमानस की रचना करी है। रामचरितमानस की रचना किसने करी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन वो संस्कृत के हैं नहीं, लेकिन संस्कृत के कवियों से प्रभावित जरूर हैं। वो भी मंगलाचरण लिखते हैं। कैसा मंगलाचरण लिखते हैं? क्या लिखते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासे रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम। तो वो एक प्रकार से बात की जाए, चाहे तुलसीदास जी की बात करें या जितने भी प्राचीन संस्कृत के कवि रहे हैं या संस्कृत के अधिकतर कवि, वो मंगलाचरण लिखते हैं। मतलब कि इसमें भगवान के बारे में, भगवान को एक प्रकार से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, माता सरस्वती से विनती करते हैं कि मैं ये जो रचना लिख रहा हूँ ये संपूर्ण हो, और इसकी पूर्णता के लिए वो लोग प्रार्थना आराधना करते हैं। तो इस श्लोक में भी यही की गई है। लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में आचार्य विश्वनाथ ने ग्रंथ के प्रारंभ में लेखन के लिए अभीष्ट ग्रंथ के विघ्न रहित, मतलब विघ्नहर्ता गणेश की भी प्रार्थना करी है। सांगोपांग समाप्ति के लिए बांगमय देवी या बांगमय की अधिष्ठात्री देवी जो है सरस्वती हैं, उन्हीं की अनुकूलता की कामना कर रहे हैं कि हमारा यह ग्रंथ जो है अच्छे से संपन्न हो जाए। उसको लेकर के कहते हैं कि शरदकालीन चंद्रमा के समान, कि शरद इंदु सुंदर रुचिस चेतांसी चेतसी साम्य गिराम देवी। मतलब शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर यानी विमल कांति वाली जो देवी है, विमल कांति मतलब पुराण प्रसिद्ध जो देवी है, यानी वागधिष्ठात्री जो देवी सरस्वती हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर गिराम देवी। ठीक है, हमारे चित्त में व्याप्त होकर के, हमारे चित्त में रूपस चेतासी सामे गिराम देवी, हमारे चित्त में व्याप्त होकर के अंधकार ने अज्ञान को दूर करें। ठीक है, अपहत्यम तमः संततमार्थान खिलान प्रकाशयतु, वो हमारे चित्त में व्याप्त अंधकार यानी अज्ञान को दूर करके समस्त अर्थों को प्रकाशित करें, अर्थात मंगल कामना को प्राप्त हो हमारा यह ग्रंथ, और हमें एक प्रकार से इतनी शक्ति दें कि हम जो है इस ग्रंथ को पूर्ण कर पाएं। इस प्रकार से साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार का श्लोक लिखा। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लघुत्तरीय प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोष अस्तस्या अपकर्षकः उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुण अलंकार रीतयः। आपको बता दूं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य का जो लक्षण आपको पता होगा ये आचार्य विश्वनाथ का ही है, और यही फेमस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है ये एक प्रकार से इतना ही फेमस है। किसका है ये ग्रंथ, मतलब किसकी रचना है ये, मतलब किसने लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम? तो आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। तो साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में यह श्लोक वर्णित है। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और एक जो कारिका या श्लोक जो भी बोले इसको, तो प्रस्तुत श्लोक में या प्रस्तुत कारिका में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने एक प्रकार से साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद से एक प्रकार से उद्धृत है, ऐसा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रसंग क्या है इसमें? प्रसंग ये है कि इस कारिका में या इस श्लोक में साहित्य दर्पणकार जो है वो उन्होंने काव्य के स्वरूप का वर्णन किया है। काव्य के स्वरूप के बारे में बताते हैं आचार्य आनंदवर्धन। वो कहते हैं काव्य वह काव्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वो कहते हैं आनंदवर्धन कि काव्य वह काव्य है जो रसात्मक हो, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब काव्य कैसा होना चाहिए? रसात्मकम होना चाहिए। उसकी आकृष्टता जिसके द्वारा हुआ करती है, यानी कि दोष अस्तस्य अपकर्षका, मतलब उसकी अपकृष्टता जिसके द्वारा हुआ करती है वही काव्य के दोष कहे जाते हैं। जैसे कि गुण हो गए, अलंकार हो गए, रीति हो गई, ये सब काव्य के तत्व हैं। गुण अलंकार रीतया, ये सब क्या हैं? ये उत्कर्ष हेतवा प्रोक्ता गुण अलंकार रीतया। और जो एक प्रकार से आपको बता दूं, जो रसात्मकम काव्य रूप वाक्य की उत्कृष्टता के कारण हुआ करते हैं, वही सब एक प्रकार से काव्य के एक प्रकार से मतलब कि वो कहे जाते हैं। काव्य की जो अपकृष्टता जिसके द्वारा हुआ करती है उसको काव्य दोष कहते हैं। मतलब काव्य जो जिसके कारण से नीचे उठता है, अपकृष्ट होता है। अपकृष्ट मतलब वाक्यम रसात्मकम काव्यम,
मतलब वह काव्य जो रसात्मक होता है उसकी अपकृष्टता जिसके द्वारा हुआ करती है वो काव्य के दोष होते हैं। मतलब रसात्मकम काव्य में जो कमियां होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो काव्य के दोष हैं। और गुण, अलंकार और एक प्रकार से रीति जो होती है वो काव्य के तत्व हैं। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो रसात्मकम काव्य उस काव्य को कहते हैं मेरे भैया जिसका आम तत्व रस हुआ करता है, मतलब जिसमें रस जो है एक प्रकार से काव्य का तत्व होता है। मतलब जिसे जीवित जागृत रखने वाला एकमात्र सारतम तत्व रस होता है। रस के बिना कोई भी वाक्य काव्य नहीं हो सकता। यहाँ रस का मतलब ये है, आनंदवर्धन जो करते हैं वो श्रृंगार रस से नहीं करते, मतलब श्रृंगार रस के या श्रृंगार आदि रसों से नहीं करते हैं, बल्कि वो आस्वाद विषय हो। और इस रस की शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई उसके आधार पर जो भी सहृदयों से आस्वाद के विषय हुआ करते हैं, जैसे कि भाव हो गया, रसाभाव हो गया, भावाभास हो गया, इन सभी के वे सभी यहाँ विवक्षित और समुचित हैं। कुल मिलाकर के दोष जो होते हैं वो काव्य में, और गुण, दोष और काव्य के गुणों के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है। कुल मिलाकर के ये है इसके बारे में वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। महिला सशक्तिकरण पर संस्कृत अनुच्छेद लेख लिखिए। महिला सशक्तिकरण के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया कि इसको महिला सशक्तिकरण पर एक प्रकार से अनुच्छेद लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। महिला सशक्तिकरण के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया कि उस पर जो है एक लेख लिखिए। किस पर भाई? महिला सशक्तिकरण पर। तो क्या लिखोगे आप? फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। महिला सशक्तिकरण, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है महिला सशक्तिकरण को लेकर के कि उसके बारे में आप लिखें। एक लेख आपको लिखना छोटा सा, महिला सशक्तिकरण के बारे में आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, कोई क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है उस पर एक संस्कृत में क्या लिखना है, अनुच्छेद लेखन करना है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। देखिए और भी आपसे प्रश्न बन सकता है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण हो सकता है या बसंत ऋतु या भारतवर्ष पर या प्रिय नेता महात्मा गांधी पर। तो महिला सशक्तिकरण पर कैसे लिखेंगे? जैसे कि आप लिख सकते हो कि प्राचीन युगात् अस्माकं समाजे स्त्रीणाम विशिष्टम स्थान वर्तते। मतलब एक प्रकार से प्राचीन समय में हर एक घर में या हर एक समाज में स्त्रियों की विशिष्ट एक प्रकार से स्थिति थी हर एक स्थान पर। यथा ऋग्वैदिक कालेषु लोपमुद्रा घोषा स्मृता अपाला एवं विश्वास इति विदुषी स्त्रीणाम वर्णन विद्यते। मतलब ऋग्वैदिक काल में आप देखते हैं लोपमुद्रा, घोषा, स्मिता, अपाला और एक प्रकार से और भी तमाम प्रकार की विद्वान या विदुषी स्त्रियों के बारे में ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद काल में ऐसे तमाम सारी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने विद्या अध्ययन किया और समाज को एक नई राह दिखाई, नई दिशा दिखाई। अस्मासु पौराणिक ग्रंथेषु उक्तम च, मतलब पौराणिक ग्रंथों में भी एक प्रकार से स्त्रियों के उच्चतम होने का, एक प्रकार से स्त्रियों के बारे में उच्च दर्जा प्राप्त था स्त्रियों को, उसमें भी एक उक्ति कही गई है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यते तत्र देवता। मतलब जहाँ पर एक प्रकार से नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यते तत्र देवता, मतलब जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों को देवी समझा जाता है, जैसे भारत देश अपना, वहाँ पर देवता निवास करते हैं और इसीलिए अधिकतर देवता भारत में ही एक प्रकार से निवास करते हैं। तथापि इदम दृश्यताम नारीणाम सशक्तिकरणस्य आवश्यकता अनुभूतये है। और इस समय वर्तमान में आप देखिएगा, वर्तमान दृश्य अगर देखा जाए तो इसको देखते हुए सशक्तिकरण की बात, आवश्यकता जो है वो आन पड़ी है। स्त्रेस्यो मानववर्गस्य अस्तित्वाभूतः इति मन्यते। सरल शब्देषु महिला सशक्तिकरणं परिभाषितं शक्तये स्वजीवने नृणस्य गृहमणस्य या शक्ति नारीषु वर्तते तस्या शक्ति बोधा उपयोगस्य एकः नारी कुर्वात् समाजे तस्या वास्तविकाधिकारं प्राप्तये सक्षम निर्माण ये महिला सशक्तिकरणम् अस्ति। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं महिलाओं के बारे में कि अब भाई वर्तमान में ऐसी स्थिति, बीच में मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति गड़बड़ाई, फिर उसके बाद में 2001 में 2002 में कई प्रकार के नियम कायदे भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए और फिर नारियों की स्थिति अब सामान्य होने लगी है। न नारी एक समान के नारे एक प्रकार से आजकल गूंज रहे हैं। जो नारी काम कर रही है वो पुरुष काम कर रहे हैं, जो पुरुष के काम है वो नारी कर रही है। मतलब एक प्रकार से अब समानता आ रही है धीरे धीरे, जो पहले ऋग्वैदिक कालीन में दिखाई पड़ती है। नारियां पढ़ सकती हैं, नारियां स्वतंत्र होकर के कुछ कर सकती हैं, तमाम प्रकार के एक प्रकार से समानताएं आज वर्तमान समाज में आपको देखने को मिलती हैं, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो इस प्रकार से आप एक संस्कृत में अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिएगा, अब यहाँ से केवल आपको 2 प्रश्न करने होते हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है।
खंडसा से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अगर आप देखिएगा यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इन प्रश्नों को खंडसा से 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, देखें पहला प्रश्न है प्रधानाचार्य आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा में पत्र लिखें। किसको भाई? प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य को संस्कृत भाषा में पत्र आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं, बड़ा सहज है। ठीक है, कैसे लिखिएगा प्रधानाचार्य को पत्र? जैसे मैं आपको बता दूं, प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखते समय आपको करना क्या है? सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पर, देखिए सेवायाम। क्या लिखेंगे? संस्कृत में लिखना है सेवायाम। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है आगे सेवायाम। ठीक है, उसके बाद में फिर सेवायाम के नीचे से दूसरी लाइन से आपको लिखना है, 1-2 लाइन छोड़ करके, श्री प्रधानाचार्य महोदयस्य। क्या लिखेंगे? श्री प्रधानाचार्य महोदयस्य। अब इसको तो लिख लेंगे, श्री प्रधानाचार्य महोदयस्य। आप लिखेंगे जो भी डिग्री कॉलेज हो, फला डिग्री कॉलेज, जो भी आपको लिखना है, गोंडा लिखना है, बाराबंकी लिखना है, अयोध्या लिखना है, सुल्तानपुर लिखना है, या जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। बस्ती लिखना है, गोरखपुर लिखना है, कानपुर लिखना है, लखनऊ लिखना और या फिर बलिया लिखना है। ठीक है, गया लिखना है, पटना लिखना, जो भी आपको लिखना है, जो भी कॉलेज आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेवायाम श्री प्रधानाचार्य महोदयस्य डिग्री कॉलेज फला स्थान का नाम आप लिख दीजिएगा। तो ये हो गया इधर वाला, यानी कि यहाँ पर जो आपको लिखा जाता है इतना वाला कॉलम। ठीक है, फिर इसके बाद में आप इसी के नीचे, मतलब जो आप लिख दीजिएगा उसके नीचे तुरंत यहाँ पर उतना हो गया, उसके फिर नीचे आप लिखेंगे यहाँ पर अपना मुख्य विषय। क्या लिखेंगे? श्रीमान। क्या लिखेंगे भैया? श्रीमान। और उसके बाद में श्रीमान के नीचे 1 लाइन छोड़ करके फिर यहाँ से आगे से क्या लिखेंगे कि सविनयम मतलब कि विनिवेदिते, मतलब कि मैं सविनय होकर के आपसे निवेदन करता हूँ, विनिवेदिते मतलब कि मैं विनय के साथ निवेदन करता हूँ, यत स्वभ्रातु विवाहोत्सवे, मतलब कि हमारे भ्राता का है, हमारे भाई का विवाह है, या कोई भी आप काम बता सकते हैं। स्वभ्रातु विवाह उत्सवे भागम गृहीतुम अहम स्वगृहम गमिष्यामि, मतलब हमको घर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अतः आप लिखिएगा फरवरी मासस से मार्च मासस, जो भी आपका मास हो वहीं पर आप ऐसे लाइन से लिखते जाइएगा सीधा सीधा। अब आपको लिखना ही केवल है जो भी आपका विषय हो, किस महीने में छुट्टी चाहिए, कितने समय के लिए छुट्टी चाहिए। ऐसे मान लेते फरवरी महीने में छुट्टी चाहिए तो आप लिखेंगे फरवरी मासस से, या आप लिख सकते हैं जैसे कि आजकल क्या चल रहा है जुलाई मासस से। ठीक है, जुलाई मासस से पंचम दिनांकतः, मतलब 5 दिन की छुट्टी है तो पंचम दिनांकतः, या विवाह है तो भाई पंचम दिनांकतः होगा ही। ठीक है, अगर कोई 1-2 दिन की छुट्टी है तो आप 1 माह दिनांक आप जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिनांकतः आप जैसे पंचम दिनांकतः, जैसे कि आप लिख सकते हैं द्वितीय, मतलब कि जो है द्वितीय दिनांकः, तृतीय दिनांकः, चतुर्थ दिनांकः। ठीक है, अष्टम दिनांकः, जो भी आप लिख सकते हैं। यावम महम अवनासम स्वीकृत्य माम अनुगृहीतुः, इस प्रकार से अनुगृहीतु मतलब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी अनुग्रह होगी आपकी, ऐसे लिख करके बस हो गया ये। संस्कृत मतलब जो हिंदी में वही संस्कृत में थोड़ा कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर जब ये हो जाए आपका मुख्य विषय, फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है? उसके नीचे आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि जो भी आपका कॉलेज हो या फिर जो भी स्थान हो कॉलेज का, यहाँ पर आप उसको लिखेंगे। ठीक है, और या फिर जहाँ से आप निवास कर रहे हैं वो भी लिखेंगे, और यहाँ पर आपने डेट, जो भी डेट तारीख है उस तारीख को यहाँ पर डाल दीजिएगा। दिनांक वगैरह कहाँ डालिएगा? दिनांक वगैरह कहाँ पर डालेंगे? यहीं पर आपको दिनांक वगैरह यहाँ पर आपको डाल देना दिनांक। ठीक है, कॉलेज का नाम नहीं, दिनांक आप यहीं पर डाल दीजिएगा। ठीक है, दिनांक को आप लिख सकते हो सिकोहा बादतः। ठीक है, तो यहाँ पर आप दिनांक डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कॉलेज का नाम या वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर दिनांक के साथ साथ। ठीक है, कॉलेज का नाम और स्थान और एक प्रकार से दिनांक डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में इधर इसी के साइड में, इसी के सामने जस्ट, जैसे यहाँ पर आपने लिखा दिनांक वगैरह, उसके जस्ट सामने इधर दाएं साइड पर, ये बाएं साइड पर तो ये हो गया, दाएं साइड पर आपको लिख देना है जो है भविष्य शिक्षया, या एक प्रकार से आप लिखते भविष्य, या क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखना होता है आपको? भा वा आधा चा और छा और ये वाला सा और या। ठीक है, भविष्यच्छा, मतलब कि एक प्रकार से आपका जो है आज्ञाकारी शिष्य जैसे होता है उसी का मतलब ये होता है। तो आप ये लिख करके यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे आपका मेरा नाम शिवम शुक्ला है तो यहाँ पर आप शिवम शुक्ला लिख दीजिए, या फिर जो भी कोई भी नाम लिख दीजिएगा। अपना नाम मत लिखिएगा, दूसरे का नाम कोई लिख दीजिएगा, अपने भाई का, अपने पिताजी का, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके आप देखिए अपना नाम ही लिखना है, मतलब जिसको छुट्टी चाहिए उसी का नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से। अगला प्रश्न है समाचार लेखन से क्या आशय है? समाचार लेखन के मुख्य आयाम बताइए। ये प्रश्न भी आपको एक प्रकार से ध्यान में रखना, आप पढ़ लीजिए समाचार लेखन के बारे में।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, आचार्य दंडी का परिचय देते हुए इनकी साहित्यिक सेवाओं की विवेचना कीजिए। दंडी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा। समाचार पत्र को लेकर के मैंने आपको ऑलरेडी बताया, समाचार जो होता है, समाचार के बारे में आपको नहीं पता तो पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार लेखन जो होता है उसका विशेष महत्व होता है। समाचार पत्र या समाचार लेखन वास्तव में एक ऐसी कला है जिसके लिए पर्याप्त अभ्यास की ज़रूरत होती है। समाचार लेखक को समाचार लेखन की कला का विशेष ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसके द्वारा प्रस्तुत समाचार पाठकों को आकर्षित करने में असफल रहेगा। ऐसे कई चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टर, संवाददाता, तो ये समाचार जो लिखते हैं उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। दंडी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। तो ऐसे आपको प्रश्न देगा, जैसे कि यहाँ पर संस्कृत भाषायां महत्वम, अहिंसा परमो धर्मा, वेदानाम महत्वम या उपमा कालिदासस्। इन चारों में से किसी एक पर आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखने को लेकर के आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न और एक टाइप का पूछा जाता है, जैसे कि कोई आपको एक मतलब संस्कृत का कुछ दे दिया गया, एक पद दे दिया गया, जैसे कि आपको एक वो दे दिया गया, जैसे कि आपको दे दिया गया कि अस्माकम देशम राजनीतिक की स्वतंत्रताम लब्धवान, मतलब एक स्टेंजा या एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया संस्कृत में लिख करके, और उसी में से 3-4 प्रश्न आपसे उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न यह भी बन सकता है, ठीक है, आपको दे देगा, ठीक है, एक पैराग्राफ और उसमें कुछ अंडरलाइन करके वस्तु मतलब चीज़ें दे देगा कि रेखांकित अंश की आपको क्या करने हैं उससे रिलेटेड, या फिर व्याख्या तो नहीं पूछेगा, उससे 5 प्रश्न आपसे पूछेंगे छोटे छोटे उसी पैराग्राफ से, जैसे हिंदी में पूछता था ऐसे संस्कृत में दे करके आपको पूछ लेगा। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो सरल होता है, तो वो भी उसको लेकर के कोई आप तैयारी नहीं करवा सकते, क्योंकि क्या होता है कि वो अपने तरफ से आपके सिलेबस में नहीं संकलित होते हैं। तो उसको कहीं से भी कोई संस्कृत का कोई अच्छा श्लोक मतलब अच्छा पैराग्राफ गद्य का उठा करके दे देंगे। यहाँ पर ऐसे इतना चौड़ा लिख दिया जाएगा, मतलब कि 5-6 लाइनों का एक आपका पैराग्राफ दे दिया जाएगा पेपर में ही लिख करके, और उसी के नीचे उसी से रिलेटेड मतलब इसी पैराग्राफ पे उसके उत्तर छुपे हुए होंगे और उसी से रिलेटेड 5 प्रश्न आपको दे देगा। तो बड़ा सरल होता है, अगर आपने उसको पढ़ लिया, थोड़ा समझ लिया संस्कृत को हिंदी में, तो अच्छे तरीके से आप उसको जान पाएंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर हो जाएगा और लगभग 10 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे संस्कृत को लेकर के, तो मैंने कहा आप संस्कृत को आपकी अपनी भाषा में और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जहां तक मुझसे हो सका मैंने आपको आपकी अपनी भाषा में बहुत से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आपकी समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका पेपर अच्छा हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। यही मैं एक प्रकार से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी के प्रश्न पेपर जो हैं वो हमारे मॉडल पेपर से ही फंसे और आप सभी लोग एकदम से धुआं करके आओ परीक्षा में, एकदम से पूरी की पूरी परीक्षा लिख करके आओ, कॉपी भर करके आओ, धुआं कर दो, नंबर एकदम से नंबर की बौछार आ जाए आपकी, आप टॉप करो, यूनिवर्सिटी टॉप करो, कॉलेज टॉप करो, दुनिया में तहलका मचा दो, इतना ज्ञान हो जाए आपको। मैं माता सरस्वती, भगवान गणेश और महादेव बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि पंथान सुपदार क्षेम मार्ग क्षेमकारी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वसिता, हमेशा आपको विजय प्राप्त हो, हमेशा आप हर काम में एक प्रकार से आपको सफलता मिले, यही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।